तो उसी लिंक से देख पाओगे। अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं सुनील वर्मा शिखर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एनवायरमेंट साइंस से कोई सी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे व्यापम की वर्ग 3 ICAR की एग्ज़ाम, या जिस एग्ज़ाम में आप जिसमें एनवायरमेंट साइंस या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हो, तो आपका स्वागत है। हम कुछ MCQ लेके आए हैं और उसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। आइए देखते पहले प्रश्न पे। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में CO2 का प्रतिशत है। अब मैंने पूछा है कि वायुमंडल में जो गैस होती है उनमें CO2 स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 23%, 0.03%, 1% या 0.003%। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर है बी, 0.03%। अब आइए इसका विस्तार से अध्ययन देखते हैं। जैसे अब देखिए नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। अगर इसका फिक्स देखा जाए तो 78.03%। अब उससे कम मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन, जिसे हम कई 21%, या फिर ऑक्सीजन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखा जाए तो 20.99%। 1% तक आर्गन भी पाई जाती है। अगर उसका परसेंटेज में देखें तो 0.93% आर्गन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03%। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। नए प्रश्न की ओर देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत किस अवस्था या किस क्षेत्र में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेप्टोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। अब देखो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में या तो इनके हिंदी में नाम पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर दे देता हूं मैं कि वायुमंडल में ओजोन परत जहां पाई जाती है वो स्ट्रेप्टोस्फियर में पाई जाती है। स्पेशली कहां पाई जाएगी दोस्तों? स्ट्रेप्टोस्फियर में। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये हमारा वायुमंडल है। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर पहली परत होती है शोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर आती है समताप मंडल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोस्फियर। तो समताप मंडल, यही ओजोन पाई जाती है। ओजोन का जो सूत्र है दोस्तों, उसका नाम आपको याद होना, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं O3। क्लियर है? ओजोन मंडल या स्ट्रेप्टोस्फियर के ऊपर पाया जाता है मेसोस्फियर, जिसे मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है आयन मंडल के ऊपर पाया जाता है बाह्य मंडल, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है, और एक इसमें है जो द्वितीयक वायु प्रदूषक नहीं है। अब इसका आंसर अब कब लगा पाओगे? जब आपको प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक वायु प्रदूषक आता होगा। तो इसका आंसर देने का कष्ट करें कि क्या होना चाहिए, या तो ओजोन, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक में मेरे दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वितीयक वायु प्रदूषक में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। आइए इसका विस्तार से मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीयक वायु प्रदूषक दिया। प्राथमिक वायु प्रदूषक का तात्पर्य होता है जो प्रकृति में बने हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2,
NO2 है ना, ये जो चीज होती है वायु प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषक में सम्मिलित किए जाते हैं। अब द्वितीयक वायु प्रदूषक से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो देखिए जैसे SO2 से अगर कुछ अणु से SO3 बन रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है HNO2, या ओजोन, ये अगर ये कुछ बन रहा है अगर प्राथमिक वायु प्रदूषक से मिलकर, तो उसे बोलेंगे द्वितीयक वायु प्रदूषक। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से हरित गृह गैस ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का उदाहरण नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। मैंने पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से हरित गृह गैस का उदाहरण नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, जलवाष्प, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, या CO2। अब इसका आंसर क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। आइए इसका विस्तार से देख लेते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया है कि मीथेन जिसे CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर रसायनों की मात्रा में सघन वृद्धि कहलाती है। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ने का हमेशा अपने दिमाग में रखें कि 2 से 3 बार आपको प्रश्न ही पढ़ना है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर रसायनों की मात्रा में सघन वृद्धि। अगर हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र में रसायनों की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अगर आपको ऑप्शन दिए हैं 4 कि जैव आवर्धन, जैव निम्नीकरण, जैव नाइट्रीकरण या जैव उपचार, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर मेरे दोस्तों जैव आवर्धन जिसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसीलिए साइंस में बाइलिंगुअल होना चाहिए, दोनों चीज हिंदी में भी याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। ठीक है, जैव आवर्धन क्या होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र या किसी श्रृंखला में रसायनों की वृद्धि को दर्शाता है उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। प्रश्न की प्रकृति ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से BOD का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिटेक्ट। ध्यान पूर्वक इसको पढ़ के इसका आंसर देने का कष्ट करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात इसका आंसर होगा हमारा C। ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख सकते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपके लिए स्पेशली बनाया गया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को या BOD को क्या बोला जाता, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु है। आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है, तो कौन सी होनी चाहिए? पारा, लिथियम, फॉर्मेल्डिहाइड या सीसा। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु है, तो आपको इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आने चाहिए, लेकिन इसका आंसर आएगा हमारा लिथियम। क्या आएगा? लिथियम। अगर इसमें आपको दिख रहा हो तो ज्यादा कष्ट ना करें, इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, उसमें क्लियर है कि सबसे हल्की धातु हमारी होती है लिथियम। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, तो सबसे भारी धातु हमारी ओस्मियम, सबसे कठोर धातु की अगर बात करें तो वो प्लेटिनम है, सबसे कठोर पदार्थ वो है हमारा हीरा है, सबसे उत्तम कोयला, कोयले की अगर 3 से 4 प्रजाति अगर ये देखा हो तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, तो इसमें सबसे अगर आपको देखा जाए तो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। और भी कोयले होते हैं, अब ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा कोयला कहाँ होता है। ठीक है,
जल का शुद्ध रूप है, तो वर्षा जल, अगर वर्षा जल को डायरेक्ट प्राप्त करें तो वो सबसे शुद्ध जल होता है। मार्च गैस कौन सी कहलाती है? तो हमारी मीथेन जो दलदलों से निकलती है, जिसका सूत्र है CH4, ये हमारी मार्च गैस का उदाहरण है। ये पशुओं से भी निकलती है। कभी कभी यही पूछ लिए थे कि पशुओं, जो चारा खाने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो होती है मीथेन। ओके, नोबल गैस कौन सी है? तो हीलियम हमारी नोबल गैस है। विद्युत धारा मापी किससे जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क, बहुत बार पूछा गया है कि पारा का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो सिनेबार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि के कितने प्रतिशत वनाच्छादन होना जरूरी है? आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र अगर बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे तो उसके लिए कितने % वन होना चाहिए? 23%, 33%, 50% या 40%? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 33%। क्या होना चाहिए? 33%, 33% वन होना जरूरी है। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रदूषण का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? आपसे पूछा गया है कि प्रदूषण का सबसे स्पष्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? सूक्ष्म जीवों पर। आगे एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीवों पर पड़ता है, या वनस्पतियों पर पड़ता है, या उभयचर पर पड़ता है, या पशुओं पर। प्रश्न आपको दिया है कि सर्वप्रथम किस पर पड़ता है? तो सर्वप्रथम वनस्पतियों पर पड़ता है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव है सबसे पहले तो वनस्पतियों पर। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तो उभयचर, संवेदनशील होते हैं और ये प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नए प्रश्न की ओर आते हैं कि जीव जो वायु की नाइट्रोजन में मृदा स्थिर करते हैं वह होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर कोई कर रहा है तो वह जीव किस संज्ञा में बांटा है? क्या वो सूक्ष्म जीव है, क्या वो हरे शैवाल है, क्या वो कवक है, या मांस है? 4 ऑप्शन दिए गए। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा कि जीव जो वायु की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं या नाइट्रीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करते हैं, वह क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हरे शैवाल। क्या है? हरे शैवाल, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो, हम यहां से प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं कि जब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोबायोलॉजी, जब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। स्पेशली अगर मैंने बोल दिया जीवाणु का अध्ययन या बैक्टीरिया का अध्ययन तो बैक्टीरियोलॉजी। अगर मैंने बोला वायरस तो वायरोलॉजी। अगर मैंने बोला शैवालों का अध्ययन कहाँ किया जाता है तो आपको याद होना चाहिए फाइकोलॉजी। क्या होता है? फाइकोलॉजी। यहां हरे शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा कवक का अध्ययन कहाँ किया जाता है तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जहां फाइको की बात होती है, शैवालों को बाहर फेंकने वाली, तो वहां फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी मतलब शैवाल की जगह कवक, है ना। जहां कवक का अध्ययन किया जाता है वहां माइकोलॉजी, और जहां शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? आते हैं एक नए प्रश्न की। ये करंट अफेयर से जुड़ा है मैंने इस प्रश्न को कि अगर यह भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर या कानपुर। अब इसके आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये लिख के रख लेना क्योंकि ये प्रश्न करंट अफेयर का है 2021 का, तो आना ही है इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश के से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों कि भारत की पहली ई क्लिनिक, ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोली गई है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये आपको एक बैनर से दिख ही रहा होगा, एक बस दिख रही है, नगर पालिका निगम भोपाल,
है ना। इनके सौजन्य से ई वेस्ट क्लिनिक खोली गई है। क्लियर है। अब एक नए प्रश्न की ओर आते हैं कि ओजोन परत से क्या बाधित होता है। ओजोन परत के हमने अभी बात की थी कि ओजोन परत किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोस्फीयर। अब हमने प्रश्न की प्रकृति बदली कि ओजोन परत से क्या बाधित होता है। ओजोन परत से क्या बाधित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दृश्यतम प्रकाश, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या पराबैंगनी किरणें। क्या होना चाहिए। वैसे सबसे सरल प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन परत हमें बचाती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो ये पराबैंगनी किरणें मनुष्य शरीर से डायरेक्ट टच होती और हमें कैंसर या रक्त या फिर हमारी त्वचा संबंधित अनेक विकार होते, हमारी वनस्पतियों में म्यूटेशन की क्रिया होती और ये सब तमाम चीजें बोला जाता है कि संकटग्रस्त हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो पराबैंगनी किरणों का इतना महत्व है। ठीक है। एक मैंने अभी शब्द बोला है कि म्यूटेशन, तो यह किस चीज से होता है। पराबैंगनी किरणों से, मतलब उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्परिवर्तन के जनक कौन है। तो उत्परिवर्तन के जनक है हमारे हुगो डी ब्रिज। है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया मैं कि किस प्रोटोजोआ की उपस्थिति क्षेत्र विशेष में पेट्रोलियम पदार्थ के पाए जाने का संकेत देती है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि किस प्रोटोजोआ की उपस्थिति क्षेत्र विशेष में पेट्रोलियम पदार्थों के संकेत या पाए जाने के संकेत है। मतलब कुछ ऐसे प्रोटोजोआ की प्रजातियां भी होती है जो स्थान विशेष में अगर पाई जाती है तो उसका संकेत होता है कि यह पेट्रोलियम पदार्थ हो सकता है। ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं जैव संकेतक। तो कौन सी होनी चाहिए, यूसिलिनिज, टेरिडियन, वुल्फिया या ए व बी दोनों। अगर दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोटोजोआ की उपस्थिति पेट्रोलियम पदार्थों के पाए जाने का संकेत देती है तो उसका आंसर होगा आपका ये यूसिलिनिडिस। ठीक है। ये प्रोटोजोआ की इस प्रकार की प्रजाति है जो पेट्रोलियम पदार्थों का बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करती है। टेरेडियन, जहां कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं या आग से ज्यादा प्रभावित वृक्ष पाए जाते हैं, वहां टेरेडियन फर्न नामक प्रजाति पाई जाएगी, तो ये उसकी संकेतक है। ओके। ये उल्फिया तो मैंने आपको ऐसे दे दिया था उलझाने के लिए। अब रोग से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं कि इटाई रोग का मुख्य कारण है। इटाई जापान का अगर देखा जाए तो जापानी शब्द है। इटाई रोग का मुख्य कारण है कैडमियम है, पारा है, सीसा है या ए व बी दोनों है। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कि इसका आंसर है वैसे क्या हुआ है इसमें, इटाई रोग। इटाई रोग हमारा होता है कैडमियम से। कहां से होता है, कैडमियम से। इटाई रोग कहां से होता है, ये किससे होता है, तो ये कैडमियम से होने वाला रोग है। एक होता है मिनीमाटा रोग। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि मिनीमाटा रोग का मुख्य कारण क्या है। क्या कैडमियम है, पारा है या सीसा है या ए व बी दोनों है। मिनीमाटा रोग आपको इसको कमेंट में देना पड़ेगा कि मिनीमाटा रोग किससे होता है। कैडमियम से तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बता दिया ये होता है कैडमियम से। कौन सा, तो इटाई रोग। क्या पारा या सीसा, इन दोनों में से आपका आंसर होना चाहिए या फिर ये दोनों होना चाहिए। तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो इन दोनों में से जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ओके। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है होमवर्क। एक है जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग हो जाता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता अगर होती है तो रोग का नाम बताइए।
जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपको दिए हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेट हीमोग्लोबिनिया, या आर्सेनिया सिंड्रोम, या ए व बी दोनों। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े कि जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से नामक रोग हो जाता है। क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्या मेट हीमोग्लोबिनिया होता है, या आर्सेनिया सिंड्रोम होता है, या ए व बी दोनों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए व बी दोनों। मैंने आपको सिर्फ उलझाने के लिए मेट हीमोग्लोबिनिया दे दिया, ये इसी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। ठीक है, ये राजस्थान पीएससी में पूछा गया प्रश्न था, तो मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उलझाने वाले, तो इसका अर्थ यही होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम मेट हीमोग्लोबिनिया भी कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये पीडीएफ या आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियो अपलोड करेंगे और कुछ दिनों में लाइव आने का भी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो ही आप इसको लाइक करें, है ना, और कमेंट करें कि हमें और इस प्रकार की क्लास लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे, बहुत जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।